नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका में ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं एक पाठ हमने देखा था। आज हम मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य ये पाठ देखेंगे। ये पाठ में शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा, कुषाण राजा, गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश, पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएं ये पाठ दिए हैं। अभी देखेंगे शुंग वंश। सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। इस प्रकार मौर्य वंश की सत्ता समाप्त हो गई और शुंग वंश की सत्ता अस्तित्व में आई। इंडो यूनानी यानी ग्रीक राजा। इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक ओर राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र। इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। जो सिक्के बनाए थे उसके ऊपर एक ओर राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र, इस तरह से चित्र उन्होंने ढाले थे। ये परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। ये परंपरा कालांतर में कुछ सालों बाद भारत में प्रचलित हुई। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिनेंडर था। विख्यात यानी प्रख्यात मिनेंडर था। उसके बौद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शास्त्रार्थ किया था। मिनेंडर से तात्पर्य मिलिंद है। उसने भिक्खु नागसेन से पूछे प्रश्नों में से मिलिंद पहन ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पन्ह शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। उसने मिलिंद पहन ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पहन शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। मौर्य काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते हैं। इंडो यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्खु नागसेन के बीच दर्शन विषय पर शास्त्रार्थ द्वारा मिलिंद पन्ह नामक ग्रंथ का निर्माण हुआ। उसके बाद है कुषाण राजा। भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। निरंतर यानी पूरे समय। बाहर से विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया में कुषाण नाम की टोलियां आई थी। उनमें मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियां आई थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। वो टोलियों ने ईस्वी सन पहली शताब्दी में पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। उन्होंने यानी किसने? मध्य एशिया से कुषाण नाम की जो टोली आई उन्होंने। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ भारत में किसने किया?
कुषाण राजाओं ने। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया। सम्राट कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम के काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया, सोने और तांबे के सिक्के ढलवाए। उसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई। अश्वघोष नामक कवि ने बुद्ध चरित और वज्र सूची ग्रंथ लिखे। प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क का दरबारी था। गुप्त राजवंश। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। समुद्रगुप्त। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को हराना, इस विस्तार को अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया था। तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश वो भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त ने इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी। समुद्रगुप्त की विजय से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली थी। यानी उसका परिणाम था, उसकी विजय से पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ यानी चंद्रगुप्त के साथ मित्रता संधि कर ली थी। प्रयाग के स्तंभ के लेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो प्रयाग के स्तंभ लेख है, वहाँ पर समुद्रगुप्त का जो उसने पराक्रम के वो वहाँ पर विस्तृत रूप से उसका वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त को वीणा वादन में क्या थे? प्रवीण थे। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वालों सिक्के ढाले थे। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले
सिक्के ढाले थे, बनाए थे। उनमें एक सिक्का ऐसा है जिसमें वह स्वयं वीणा बजाते हुए दिखता है। एक सिक्के में वो खुद वीणा बजाते हुए दिखते हैं। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। बच्चों, अब लेसन पाठ तुम्हें पढ़ना है, रीडिंग करना है, और यहाँ पर जो सिक्के दिए हैं वो तुमको कॉपी में उतारना है। विभिन्न सिक्के ढाले हुए हैं वो तुमको कॉपी में उतारना है।